जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग अपने सेशन को जो है वो शुरू करेंगे। अब सेशन को शुरू करने से पहले द हिंदू न्यूज एनालिसिस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो कवर अप करनी है। सबसे पहले पेन और पेपर लेकर आप बैठिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मैं आपके हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रिपेयर करवाऊंगा। मैं जो जो चीजें आपको बोलता जाऊंगा उसके आपको जो है वो नोट्स रेडी करते चलना है, बनाते जो है वो चलना है। राइट। प्लस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ्स वगैरह। प्लस पूरे क्लास के शेड्यूल वगैरह आपको वहां पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम की इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो है मिल जाएगी। प्लस हमारा जो ये करंट अफेयर्स का बैच है, ये सिर्फ करंट अफेयर्स का बैच नहीं है। ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ने अपने जनरल स्टडीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। होता ही है ना कि एक बार स्टूडेंट्स एक बार जनरल स्टडीज की क्लासेस लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं, जिससे कि उनकी करंट अफेयर्स यानी कि न्यूज वगैरह एनालिसिस वगैरह पूरी की पूरी तरीके से फिनिश हो। और प्लस अब हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑलरेडी जीएस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम ना ही सिर्फ यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर कराएंगे इस बैच के अंदर, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारी चीजें होंगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस वगैरह होंगी, लाइव टेस्ट वगैरह होंगे। ये सब चीजें हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और भी काफी सारी चीजें जो है वो होंगी, जैसे कि मैगजीन्स का डिस्कशन भी होगा। सिर्फ द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस तक हम लोग सीमित नहीं रहेंगे, मैगजीन वगैरह भी इसके अंदर कवर्ड होंगी। प्लस स्टेट पीएससी के लिए कल से हमने जो है वो शुरुआत कर दी है। एक और अलग से वीडियो आपके लिए जो है वो आएगा रेगुलर बेसिस पर, प्लस उसकी फ्री पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो मिल जाएगी। तो हमारी एप्लीकेशन है झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। तो इस एप्लीकेशन को जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी समस्या अगर आ रही है बैचेस वगैरह को ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो 9713282838 9713283811 इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए हम जो है वो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने सेशन को। तो पहला पेज एडवर्टीजमेंट का आजकल बहुत ऐड दे रहा है द हिंदू, रोज रेगुलर बेसिस पर। ये देखो 3-3 पेज एड्स के आ गए, ये 4 पेज, चौथा पेज ऐड का। चलिए, तो आज तारीख है 20 जून 2023। तो देखिए द पॉइंट इज दैट कि हम यहाँ पर पूरी चीज जो है वो कवर अप करेंगे ए टू जेड। राइट, ऐसा नहीं है कि अपन शॉर्टकट में पूरी चीज जो है वो देखेंगे, नहीं, ए टू जेड। मतलब ये मान के चलो कि आप ही जो है वो इस पूरे न्यूज़पेपर को जो है वो रीड कर रहे हो, ये आपको सोचना है। देखिए पहली और जो क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो चीज तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, ये देखो मेतेई कम्युनिटी किससे रिलेटेड टॉपिक है, मणिपुर से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है। क्या कोई चीज आई है टॉपिक के अंदर कि मणिपुर हाई कोर्ट ने मंडे को एडमिट किया है एक रिव्यू पिटीशन, किस पर्पस के लिए, टू मॉडिफाई इट्स contentious March 27 order which had directed the state government to recommend the inclusion of Meitei community on the scheduled tribe list। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब फिर से मणिपुर हाई कोर्ट में इस केस को जो है वो देखा जाएगा, जिस केस में एक डायरेक्शन दिया गया था मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा कि मेतेई ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में जो है वो डाला जाए। तो देखो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो पहले पढ़ा चुका हूं एक पॉइंट, जिसमें हमने जो है वो क्या क्या चीज जो है वो डिस्कस करी थी कि क्या प्रोसीजर होते हैं। क्या, जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख लो, क्या ये आपको पढ़ना है, ये टास्क है, ये सब टास्क है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको कवर अप करना है बहुत ही जल्दी। इन सब टास्क से रिलेटेड भी अलग से एक वीडियो जो है वो बनाया जाएगा। और रविंद्र पूछ रहे हैं टाइमिंग जो है वो क्लास की जो है वो क्या रहेगी। तो देखो हमारी सुबह जो है वो क्लास शुरू हो जाती है 7 से लेकर 7:15 के बीच में, सुबह सुबह जनरल स्टडीज की क्लास। तो जैसे ही जीएस की क्लास हम फिनिश अप करेंगे, द हिंदू की क्लास जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी। द हिंदू की क्लास जैसे ही फिनिश होगी 15 मिनट के ब्रेक के बाद, 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद आपकी स्टेट पीएससी की लाइव क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अभी के लिए ये शेड्यूल जो है वो आपका रहेगा, ये चलेगा। प्लस द हिंदू के अंदर और हो सकता है कि स्टेट पीएससी की क्लास के अंदर ऐसे जो कुछ टास्क मैं आपको दे रहा हूं, तो इसके स्टैटिक पोर्शन की भी एक अलग से 1 घंटे की क्लास में लूंगा, क्योंकि अब प्रॉपर 2024 के लिए जो है वो तैयारी शुरू हो गई है। राइट, अब जो भी स्टूडेंट जो है वो लगकर तैयारी करना चाहते हैं, पूरे शेड्यूल को जो है वो सिर्फ फॉलो जो है वो करिएगा। अब देखिए पहली चीज प्रोसीजर क्या है शेड्यूल ट्राइब को जो है वो ऐड करने का, यानी कि किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ऐड करने का क्या प्रोसीजर है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जिन लोग को नहीं पता आज के आज कवर कर लो, जिन लोगों को ऑब्वियसली बात है जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है। राइट, दूसरा हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में पूछना कौन से लेक्चर वाले दिन मैंने ये प्रोसीजर बताया था, तो हो सकता है स्टूडेंट जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दें, बता दें। दूसरी चीज, दूसरी क्या चीज थी, एक मिनट वापस पे आना पड़ेगा। हाँ हाँ, बस यही एक ही चीज बस इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। हाँ, दूसरी चीज रिव्यू पिटीशन, ये आपको जो है वो पढ़ना है। रिव्यू
पिटीशन, कि ये रिव्यू पिटीशन जो है वो क्या होता है, ये आपको जो है वो पढ़ना है, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की जो है बात करते हैं। सिर्फ इतना सा था इस टॉपिक के अंदर। रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल की गई है मेतेई ट्राइब यूनियन ने, एंड इसको जो है वो, इसकी सुनवाई जो है वो होगी एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन के सामने। तो वो सब चीज आपको याद रखने की जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। बस रिव्यू पिटीशन बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। काफी सारे लोगों ने कहा है कि प्रेसिडेंट रूल जो है ये लास्ट ऑप्शन ही अब बच गया है इस स्थिति को जो है वो ठीक करने का। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज हम लोग को क्या देखने को मिल रही है फ्रंट पेज की, कि पंजाब स्टेप्स इन टू हेल्प कर्नाटक विद इट्स फ्री राइस स्कीम। देखिए पंजाब की फ्री राइस स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि मुफ्त में चावल देने की स्कीम है। तो क्या है ये, एक बार देख लेते हैं। कांग्रेस सरकार जो कर्नाटक में है, जो स्ट्रगल कर रही है, उसको राइस जो है वो नहीं मिल पा रहा है। टू प्रोक्योर राइस फॉर इट्स एम्बिशियस अन्न अन्न भाग्य स्कीम, लिखो ये चीज लिखो, अन्न भाग्य स्कीम किसकी है? कर्नाटक। आगे कर्नाटक लिख देना, अन्न भाग्य स्कीम कर्नाटक की है। लिखिए, ये तुरंत लिखिए, जो जो बोलूंगा लिखने को वो लिखना है। और लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ईमानदारी से उसकी फोटो अपने नोट्स की जो है वो खींच के, क्योंकि ये आपका रेगुलर, आपको अपने आप को रेगुलर बनाना है, फोटो खींच के जो है वो उसमें डालो डिस्कशन ग्रुप में। फोटो खींच के डिस्कशन ग्रुप में डालो। 21 दिन तक, 21 दिन तक जो भी डिस्कशन ग्रुप में फोटो खींचकर रेगुलर बेसिस पर डालेगा रोज, और फिर उसको हम चेक करवाएंगे बाद में। 21 दिन बाद जैसे ही वो हम मुझे मैसेज करेगा, बोलेगा सर 21 दिन तक मैंने डाल दिया, उनको मैं गिफ्ट दूंगा। हमारी तरफ से, झा सर एकेडमी की तरफ से उनको एक गिफ्ट मिलेगा। तो करो, आप रेगुलर बनाए रखो, हम आपको जो है वो गिफ्ट देंगे, और बढ़िया वाला, मजा आ जाएगा। मॉनिटरी गिफ्ट भी हो सकता है, कोई एसेट भी हो सकता है। तो ये अब मेरी तरफ से आज से, तो रोज आपको डालना है। जो भी रेगुलरिटी 21 दिन मेंटेन करेगा, 21 दिन में बन जाती है भैया हैबिट, तो हर 21 दिन में मजा आ जाएगा। गिफ्ट ऐसा होगा कि मजा आ जाएगा आपको, आप खुद सेटिस्फाइड रहोगे, उसकी टेंशन मत लो, गिफ्ट मजा आ जाएगा। आप रेगुलर रहो, गिफ्ट मैं अब आपको दूंगा, तो लिख लो। और मैं चेक करूंगा नोट्स की प्रॉपर नोट्स है भी कि नहीं है, कि ऐसी कुछ भी उठा उठा के जो है वो निकाल के दे दिया, क्योंकि मेरे पास पूरी चीज बनी हुई है। प्रॉपर नोट्स, जो भी क्लासेस आ रही है उन सबके प्रॉपर नोट्स आपको डालने हैं 21 दिन तक, मतलब पूरी क्लासेस के। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट पेड ग्रुप में नहीं है उनका कोई टेंशन नहीं है, राइट। बट जो स्टूडेंट, जैसे कुछ स्टूडेंट यूट्यूब पे देखते हैं, तो जितनी क्लासेस फ्री वाली आ रही है यूट्यूब पे, आप बता देना उतनी क्लास। बट जो स्टूडेंट पेड वाले, दोनों डालो। ये हैबिट जो है वो आपकी होगी, आप बिल्कुल रेगुलर बैठोगे, और मैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई आप भी मेहनत कर रहे हो, नहीं तो पता ही नहीं लगता कि बच्चा मेहनत कर रहा है कि नहीं। अन्य भाग्य स्कीम, ठीक है। तो कांग्रेस सरकार जो कर्नाटक में है, बहुत दिक्कत आ रही है उसको, तो अभी उनके लिए होप वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब के अंदर है, उसने एग्री किया है कि वो सप्लाई करेगी राइस को। अब देखिए कितनी अच्छी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोलैबोरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर चलेगा रविंद्र जी, करंट अफेयर चलेगा, जीएस करें दो, करंट अफेयर्स का डालो। करंट अफेयर्स के लिए गिफ्ट है अभी, बाकी फिर बाद में पूरे के लिए हो जाएगा। बाकी डालना चाहो तो पूरे के ही डाल सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, डालना चाहो पूरे का डालो। ठीक है, तो देखो आपको एक न्यूज जो है वो समझ में आ गई। अब ये स्कीम के अंदर हम लोग को कौन सी स्कीम जो है वो, स्कीम का नाम बताओ, अन्य भाग्य स्कीम। इस स्कीम के अंदर स्टेट प्लान कर रही है कि वो फ्री राइस जो है वो देगी हर एक व्यक्ति को, बिलो पॉवर्टी लाइन के, जिनके पास कार्ड, यानी कि जिनके पास राशन कार्ड है, उनको से लेकर 10 किलो तक फ्री राइस जो है वो दिया जाएगा। इसमें 840 करोड़ रुपए मंथली जो है वो लगेगा, और 10,092 करोड़ रुपए साल भर का जो है वो लगने वाला है इस स्कीम के तहत, राइट। ठीक है, 1 जुलाई को ये स्कीम जो है वो लॉन्च होगी। पंजाब ने ऑफर दिया है कि वो राइस सप्लाई करेगी आप कर्नाटक यूनिट को, राइट, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कि मतलब पंजाब के पास इनफ राइस है, तो वो उनको जो है वो सप्लाई करे। तब हमें देखने को मिल रहा है कि जो आप कर्नाटक, मतलब कर्नाटक के अंदर जो आप सरकार की जो वो बोलते हैं ना कि स्पीकर्स वगैरह हैं, बोलने वाले हैं, उनके कनेक्शन वाले हैं, तो उनके साथ जो है ये डील अब फाइनली हो गई है। तो कितनी अच्छी बात है, पंजाब और कर्नाटक के बीच में मिलकर ये काम करें। पॉलिटिकल पार्टी मिलकर काम करेगी तभी तो डेवलपमेंट होगा भाई। एक दूसरे से रंजिश करते रहेंगे तो कहां से डेवलपमेंट होगा? ये चीज आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। रोवर मूव टू अलाउ फ्री टू एयर गुरबानी
टेलीकास्ट, लिख लो गुरबानी। गुरबानी के बारे में आपको जो है पढ़ना है, गुरबानी, थर्ड पॉइंट। गुरबानी, ठीक है। ये बोल रहे हैं पंजाब कैबिनेट ने मंडे को अपना अप्रूवल जो है दे दिया है, एसेंट दे दिया है कि अमेंड करेंगे द सिख गुरुद्वाराज एक्ट 1925 को, और इंश्योर करेंगे कि फ्री टेलीकास्ट राइट जो है वो गुरबानी की जो है वो मिल सके गोल्डन टेम्पल से अमृतसर के अंदर, राइट। तो फ्री टेलीकास्ट जो है वो गुरबानी की होगी। अब ये मूव जो है उसने शार्प क्रिटिसिज्म जो है वो मिला है, और ये बॉडी जो है वो गुरुद्वारा के मैनेजमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, प्रबंधक कमेटी है ना, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, जो SGPC जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसने क्रिटिसाइज वगैरह किया हुआ है कुछ। तो वो सब चीज अपने लिए नहीं है, बस बेसिक सी चीज आपको बताना चाहिए। खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ नज्जर गन डाउन। खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ हरदीप नज्जर, इसको जो है वो एक टेररिस्ट जो है वो घोषित किया गया था, और इसको जो है वो कनाडा के सुरे सिटी के अंदर संडे को जो है वो गन डाउन किया गया। ही वॉज वांटेड बाय, इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 केसेस में जो है वो आरोपी जो है वो ठहराया था। अब देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये टॉपिक है, हम लोग जो है वो NIA के टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लिखना है, उसके आगे झांसर अकेडमी फॉर IAS लिख दोगे तो ये टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें। बंगाल इलेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिटीशन जो है वो देखेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है मंडे ने एग्री किया कि अर्जेंटली पिटीशन की सुनवाई करेगी वेस्ट बंगाल सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन की कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जो 15 जून को था, जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को 48 घंटे के अंदर पंचायत इलेक्शन से पहले जो है वो डिप्लॉय कर दिया जाए। तो एक इशू है, क्या उतना कुछ खास हमारे लिए नहीं है अभी। मांझी पुल्स आउट ऑफ ग्रैंड अलायंस टू मीट शाह। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मंडे को उसने अनाउंस किया है कि वो नीतीश कुमार सरकार के सपोर्ट को विड्रॉ कर देगी बिहार के अंदर, और एक लेटर जो है उन्होंने सबमिट किया है गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, उतनी कुछ खास नहीं है। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मंडे को जो है ये सुप्रीम कोर्ट गई, इन्होंने आरोप लगाया तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथिल बालाजी के ऊपर, और जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया गया था। तो ये वाला भी चीज अपने लिए काम की नहीं है अभी। ठीक है, आगे की बात करें। सिटी वाली चीज उतनी कुछ खास काम की नहीं होती, कुछ चीज काम की होगी तो मैं आपको बताऊंगा। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की किलिंग हुई, मैंने आपको कल भी ये टॉपिक जो है पढ़ाया था, वो किलिंग से रिलेटेड वाला टॉपिक अपने लिए काम का नहीं है। DOV यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस, इन्होंने जो है वो इशू किए हैं नोटिस PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को CM हाउस के रेनोवेशन को लेकर। आपको लफड़ा तो पता ही है ना, ये चीफ मिनिस्टर के हाउस जो है वो काफी करोड़ों रुपए का जो है वो बन रहा है। बोला जा रहा है कि 52 करोड़ या 53 करोड़ के आसपास जो है वो खर्च कर दिए गए हैं रेनोवेशन में। ठीक है, सर्विस चार्ज को लेकर लड़ाई हो गई नोएडा के अंदर। आपको एक चीज तो पता होगी ना, एक बेसिक जानकारी, कि आप रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो सर्विस चार्ज मना कर सकते हो, राइट। रेस्टोरेंट में जब भी जाओ और आपको मूड नहीं है सर्विस चार्ज देने का तो मना कर दो। मैं अक्सर मना करवा देता हूँ, क्योंकि मैं टिप जो है वो वेटर के हाथ में दे देता हूँ, मेरा सर्विस तो वेटर ही दे रहा है ना मुझे। सो 10,000 ट्री जो है वो लगाए जाएंगे डिफॉल्ट लिटिगेंट्स। अच्छा हाँ, देखो, कई आपको एक चीज जो है पता होगी, बहुत बढ़िया ऐसी चीज है ये आपको ये चीज समझना है, डिफॉल्टिंग लिटिगेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को कि 10,000 पेड़ जो है वो लगाए जाए दिल्ली के अंदर, जिसमें 70 लाख रुपए जो डिपॉजिट किए गए थे कोर्ट के अंदर, और ये डिफॉल्टिंग पार्टीज के द्वारा। देखो अब क्या होता है, आपको एक चीज बताऊंगा, सिविल केस में जब भी आप केस फाइल करते हो, सिविल केस, तो उस केस के दौरान आपको कुछ पैसा जो है वो यानी कि फाइल करते समय कोर्ट में डिपॉजिट करना रहता है। ये डिपॉजिट मनी होता है, ये केस के बाद जो है वो आपको मिल जाता है। बट कुछ लोग फर्जी वाले लोग होते हैं, फर्जी तरीके से किसी को लूटने की कोशिश करते हैं या किसी को परेशान करने की कोशिश करते हैं और कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। तो ये वाला पैसा जो डिपॉजिट किया हुआ था उनको वापस रिटर्न नहीं मिलता है। तो ऐसे पैसों से पेड़ लगाने की जो है वो बात की जा रही है यहाँ पर, कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, मोहल्ला बस स्कीम दिल्ली की है ये मोहल्ला बस स्कीम, ये चीज ध्यान में रखना, ये डिले हो गई एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो रूट्स फाइनलाइज जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जनरली बस ध्यान में रखो मोहल्ला बस स्कीम। ठीक है, कट ऑफ कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई, रिप्लेस पाइप्स। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्शन दिए दिल्ली जल बोर्ड ऑफिशियल्स को कि वो परमानेंट सोल्यूशन निकालें सप्लाई ऑफ डर्टी वाटर का, कि कुछ पार्ट ऑफ द सिटी में, राइट, कि डर्टी वाटर जो गंदा पानी जो होता है वो वो होता है ना, नाली नाली वगैरह खुली हुई है,
राइट, या लीकेज हो रहा है तो वो वाली चीज है, इसको लेकर था ये। अब ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक तो अपना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ये मर्डर से रिलेटेड टॉपिक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गहलोत ने जो है वो क्लियर किया है लगभग 13.5 करोड़ रुपए रिलीजियस टूरिज्म के लिए राजस्थान में। ये न्यूज आप लोग के लिए काम की है। घटेश्वर महादेव मंदिर, दरगाह हजरत शमसुद्दीन सामान दीवान नागौर के अंदर, काले डूंगर राय मंदिर जैसलमेर में, और माताजी मंदिर ये बेसिकली अलवार में। देखो अब आपको ये मंदिरों के नाम लिखना है। घटेश्वर महादेव मंदिर, घटेश्वर महादेव मंदिर लिख लो। घटेश्वर घटेश्वर महादेव मंदिर, ये देखो आप, घटेश्वर महादेव मंदिर, ये हिंदू मंदिर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। विकिपीडिया पे हम देख लेते हैं एक मिनट घटेश्वर महादेव मंदिर को आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गाइस अक्सर जो है वो आते हैं। राजस्थान में ये घटेश्वर मंदिर, जिसे घटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में है ये। भारत में चंबल नदी के पास 9 मंदिर में से एक है ये। घटेश्वर भगवान शिव जी को समर्पित है और लगभग प्रतिहार शैली में, प्रतिहार आपको बताओ, देखो ये शैलियां, टेम्पल के स्कल्पचर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, प्रतिहार इस शैली में बनाया गया है। यह रावत भाटा में स्थित है, जो कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। घटेश्वर मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शासित है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एडमिनिस्टर करती है इस पर्टिकुलर मंदिर को। ये देखो कितना ब्यूटीफुल मंदिर है, राइट। ये मंदिर आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, घाटेश्वर मंदिर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी मंदिर, इनके नाम लिख लो। ये देखो इसका लिख लो, दरगाह का लिख लो, दरगाह हजरत शमसुद्दीन सामान दीवान, ये लिख लो, ये पूरा नाम लिख लो। मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये सब चीजें राजस्थान में। ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर आते हैं, लोग गलती करते हैं, पढ़ते नहीं है। इसके तुरंत नोट्स बनाओ। दरगाह हजरत शमसुद्दीन सामान दीवान ये है, देखो ऐसा दिखता है ये राजस्थान में। दरगाह हजरत शमसुद्दीन सामान दीवान दरगाह है। बड़ी खाटू दरगाह हजरत शमसुद्दीन सामान दीवान का मुख्य उर्सकल, ये इसमें भी आया, भास्कर में भी आया। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने। फिर तीसरा जो है वो लिख लो, काले डूंगर राय मंदिर, काले डूंगर राय मंदिर। ये ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि बताइए ये फलाना मंदिर, ये प्लेस जो है वो कहाँ है। तो ऐसी चीज अगर न्यूज में आ रही है, वो भी द हिंदू के बेसिकली सेकंड थर्ड पेज में प्रॉपर आपको जो है वो दिखाई दे रही, तो बिल्कुल उसको छोड़ने का नहीं है। जैसलमेर राजस्थान, देखो ऐसा दिखता है मंदिर। काले डुगर राय है ये, देखो उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक, काले काले डुगर राय। फिर माता जी मंदिर, ऐसे मंदिर हम लोग को राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। ये टेम्पल के बारे में लिखना है क्या सर? इनका अपने नोट्स लिखो यार, ऐसे लिखो सिर्फ टेम्पल का नेम अपने नोट्स में, ये टेम्पल नेम और किस स्टेट में है ये, मतलब राजस्थान के अंदर ये सब टेम्पल्स हैं, सिर्फ इतना लिख लो, सिर्फ नोट्स में ये चीज लिखो अभी। ठीक है, फिर आगे बताता हूं क्या लिखना है। अब देखिए, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर सैंक्शन किए लगभग 13.5 करोड़ रुपए, किस पर्पस के लिए? एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। मंदिर और दरगाह के, मंदिर और दरगाह को जो है वो कांग्रेस सरकार डेवलप करवा रही है 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे कि वही रिलीजियस टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो। और रिलीजियस प्लेसेस नागौर, जैसलमेर, अलवार डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देखने को मिल रही। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अनाउंस किया है कि ये बेसिकली काम जो है वो 2023-24 में जो है वो लगाया जाएगा, शुरू होगा। और ये काम जो है अलग अलग मंदिर का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, काफी सारे मंदिर को जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर मंदिर को जो है वो डेवलप किया जा रहा है, बस इतनी सी चीज ध्यान में रखो, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल न्यूज है, ये बाबा हमारे लिए काम की नहीं है। फिर ये इवन गॉड्स इज नॉट इंस्पायर्ड बाय बीजेपी, यार ये फालतू चीज अपन को नहीं करनी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर पैनल टू कैंसिल अविनाश एंटीसिपेटरी बेल, तो ये सी चीज हमारे लिए काम की नहीं है। अब आते हैं अपन, अब ये पॉलिटिकल
क्लैश हम लोग को देखने को मिल रहा है। आदि पुरुष वाला, आदि पुरुष में तो वाकई में यार इनके डायलॉग्स बड़े बेकार थे। काफी सारी सोर्सेस के थ्रू सुनने में आ रहा है, जिन्होंने मूवी देखी उन्होंने खुद बोला है कि भाई राम जी, बोला जाता है ना कि पुरुषोत्तम, कि भाई मर्यादा, पुरुषोत्तम राम बोलते हैं ना, कि मर्यादा, रामायण मर्यादा सिखाती है। कि फैमिली ने बोल दिया निकल जाओ, तो बिना कुछ पूछे फैमिली ने बोला बड़े भाई को बिठाना है गद्दी पे, जिसको भी बिठाना है, भाई को बिठाना है गद्दी पे, बिना कुछ पूछे निकल गए कि ठीक है, नो क्वेश्चन, मुझे सजा दे रहे हो, मुझे सजा एक्सेप्टेबल है, मुझे वनवास दे रहे हो, मुझे वनवास एक्सेप्टेबल है, नो क्वेश्चन। तो मर्यादा पुरुषोत्तम आज की डेट में कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? नीतीश कुमार, पॉलिटिकल न्यूज। ठीक है, ये भी अपने लिए काम कर रही है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में 11 लोगों की और जो है मौत हो गई। मौत की वजह क्या समझ में आ रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर बलिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हीट वेव, देखो बाबा, हीट वेव के कारण जो है वो डेथ के केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। हीट वेव, जो लू लपटे चल रही है ना, उसके कारण भी लोग मर रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में ये एग्जांपल जो है वो लिख सकते हो कि रिसेंट केस आया कि काफी सारे लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में भी मरे हैं बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। ठीक है, हाँ, अब ये आई है आपके लिए काम की चीज। मीजोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग जो दिखा रही है, डिपिक्ट कर रही है एक पर्सन को जो कि खुदाई कर रहा है, टिल कर रहा है एक जमीन को, होता है ना जमीन को जोतना। देखो ये फोटो, इसमें दिखाई दे रहा है हल से जमीन को जो है वो जोता जा रहा है। और ये जो है वो मिली है डी कन्ना बाबू के द्वारा, जो कि फॉर्मर सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ टेम्पल सर्वे प्रोजेक्ट सदर्न रीजन के हमें देखने को मिल रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर चेन्नई में, राइट। और ये आंध्र प्रदेश के अंदर मिली है। तो आप जो लिखेंगे, लिखो मीजोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग, ये लिखिए मीजोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग डैश, मीजोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग डैश आंध्र प्रदेश, डैश आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये रॉक पेंटिंग मिली है। ब्रैकेट में, ब्रैकेट में पर्सन टिलिंग अ लैंड, एक आदमी खेत को जोत रहा था या जमीन को खुदाई कर रहा था, जमीन की जोत रहा था, टिलिंग कर रहा था। हम्म, और कुछ चीजें काम की है क्या? मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ। 5000 बीसी की जो है वो बताई जा रही है। काफी सारी पेंटिंग जो है वो डैमेज हो गई थी हवा और पानी के इसके कारण, तूफान वगैरह के कारण। व्हाइट काउलिन और रेड ऑर्चे पिगमेंट से ये बनाई गई। ऑर्चे लिख लो, ऑर्चे एक पिगमेंट है। ऑर्चे किसको बोलते हैं? मिट्टी, रेत, फेरिक ऑक्साइड से बनाया गया। मिट्टी, रेत, फेरिक ऑक्साइड, ये लिख लो ऑर्चे, इससे जो है बनाई गई है। काओलाइनाइट एक सॉफ्ट, पथरीला और यूजुअली वाइट मिनरल हमें देखने को मिलता है। वेदरिंग के कारण होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल्स की वेदरिंग होती है तो उसके कारण होता है, जैसे फ्लेट स्पार। तो देखो ऐसी चीजें आती हैं, लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑचर या ऑचरे, जो भी बोलते हैं इसको, तो ये जो है वो क्ले, मिट्टी, रेत और फेरिक ऑक्साइड से बना है। क्योंकि इसकी पेंटिंग है ना, ये देखो, काउलिन और रेड ऑर्चे पिगमेंट्स इस पेंटिंग में नजर आए। और क्योलाइनाइट, ये सॉफ्ट, एक मुलायम, पथरीला, अर्दी, अर्थी और यूजुअली वाइट मिनरल है, जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल्स की वेदरिंग के कारण हम लोग को नजर आ रहा है। ठीक है, एक और पेंटिंग मिली जिसमें एक आदमी जो है वो जंगली, जो भेड़ है उसको पकड़ रहा था, पकड़ा हुआ था अपने लेफ्ट हैंड में।
ठीक है, एक में दिख रहा था 2 कपल एक साथ जो है वो खड़े हुए हैं, उनके हाथ जो है वो ऊपर हैं और उनका बच्चा उनके पीछे जो है वो लटका हुआ है या खड़ा हुआ है, पीछे खड़ा हुआ है शायद। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर ये पेंटिंग जो है वो पाई गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 90% से ज्यादा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर सिविल सर्विसेज जो है पूछती है, ढूंढती है इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट? अच्छा हाँ, और एक बात और, जो मैंने आज गिफ्ट अनाउंस किया 21 दिन कंटिन्यूअस चैलेंज का, वो रोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बैठकर जो है वो 3 दिन का जो है वो एक साथ लिख दिया और पोस्ट किया। मैं रोज डेट वाइज चेक करूंगा कि कब कब डेट में पोस्ट किया है। ये भी याद रखना, चीटिंग नहीं, नहीं डिस्qualify हो जाओगे। ये देखो, यूथेनाइज, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यूथेनेशिया जो है वो बोलते हैं ना, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो केरल के अंदर है, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई मंडे को परमिशन लेने के लिए कि वो कुछ पर्टिकुलर डॉग्स और डेंजरस जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, उनको मार डालें इंजेक्शन के थ्रू। यूथेनेशिया जिसको हम लोग बोलते हैं ना शायद। ठीक है, एक पेटिशन जो है वो फाइल की गई है डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट सुभाष चंद्र, यानी कि उनकी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंट एडवोकेट है, वकील है। डेथ ऑफ 11 ईयर ओल्ड, एक बच्चे की जो है मौत हो गई। और पेटिशन का कहना यह है कि एक बच्चा जो है उसको घेर लिया था स्ट्रीट डॉग्स ने। हेटॉप्सी रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बच्चे की, वो रिवील कर रही है एक अटैक का हॉरिफिक नेचर, कुत्तों ने अटैक किया। पेटिशन का कहना ये कि 5,000 लगभग 800 केसेस जंगली कुत्तों के अटैक के, यानी कि रोड के जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो या स्ट्रे डॉग्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके अटैक के देखने को मिले थे 2019 में। 2020 में लगभग 4,000 केस, लगभग 8,000 केस, 21 में लगभग 12,000 के आसपास केस 2022 में, राइट? और जून 2023 तक 6,200 के ऊपर आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है, राइट? डिस्ट्रिक्ट पंचायत का कहना है कि लगभग 28,000 स्ट्रीट डॉग्स उसकी लिमिट में है, मतलब उसके कंट्रोल में। एंड 65 डक्स और लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, उनकी जो है वो जान गई है स्ट्रीट डॉग्स के कारण, राइट, रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये स्टोरी तो चल रही है स्ट्रीट डॉग्स के केसेस की, बट आपको जो है ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। यूथेनाइज मतलब कि एक इंजेक्शन होता है, जिस इंजेक्शन के थ्रू जो है वो मार दिया जाता है मेडिकली किसी भी लिविंग बीइंग को। अब आते हैं अपन अपने एडिटोरियल। अरे वाह, एक आईएएस सॉरी, कितने बजे पोस्ट करना है? कभी भी कर रहे हो, 24 घंटे के अंदर। आज आपका लेक्चर आ गया है, अभी अभी आप देख ही रहे हो लाइव क्लास में, नोट्स बनाओ, तुरंत पोस्ट कर दो। जो जो आते आ रहे टॉपिक्स उनके जो है वो डालते जाओ अपने नोट्स। इससे आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, एक मोटिवेशन के साथ। एक मिनट, अपने यार पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर का एक एडिटोरियल आया। चलिए एडिटोरियल की पहले तो लाइन, हेडलाइन जो है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है टाइटल? अ राइजिंग इंडिया, उभरता हुआ देश हमारा भारत, इन वर्ल्ड्स डांस स्टेप विद द यूएस। तो ये क्या है बड़ा, उसको हम पढ़ते हैं। इंडिया और अमेरिका आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, बोलते हैं ना, बीएफएफ, राइट? अब वो देखो, सब इंटरेस्ट का गेम है इंटरनेशनल में, कोई देयर इज नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट अलाय। व्हाट इज परमानेंट इज ओनली द इंटरेस्ट,
सिर्फ इंटरेस्ट जो होता है वो परमानेंट होता है, कोई परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। मेन गेम इज ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज में, पर्सनल लाइफ में भी। तो BFF, इंडिया अमेरिका BFF है, एंड ईच नीड्स द अदर मोर देन एवर बिफोर टुडे। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, राइट। म्यूचुअल इंटरेस्ट लिखा है ना कि ये एकजुट हुए किसके थ्रू? म्यूचुअल इंटरेस्ट के थ्रू। इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया को 63 साल जो है वो लग गए $1 ट्रिलियन की GDP बनाने में, एंड 7 years लगे 2 ट्रिलियन हिट करने में, 3 साल लगे 3 ट्रिलियन हिट करने में। और ये एस्टिमेशन है कि $25 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी 2047 तक। लिख लो, ये लिखो, इंडिया टुक 63 years, 63 साल लगे। ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, ये मेंस में उपयोग करने के लिए। इंडिया को 63 साल लगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में। उसके बाद 7 साल में ही इंडिया ने 2 ट्रिलियन बना दिए, और 3 साल में तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर दी। हम 25 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर जाएंगे 2047 तक। ये प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अकॉर्डिंग ये डेटा जो है बताया गया, ठीक है। यानी कि 2047 मतलब हमारे इंडिपेंडेंस को 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल में हमारी इकोनॉमी 25 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। 1700 में, यानी कि 1700 सन की बात हो रही है, इंडिया जो है इट अकाउंटेड फॉर ओवर 35% ऑफ ग्लोबल GDP, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, एंड बाय द टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 इट वाज डाउन टू ऑलमोस्ट 1%। ये जो आंकड़ा इतनी अच्छी बात कह रहा है, हम अभी हम लोग आजकल हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स जनरल स्टडीज बैच में हैं, तो उनको जो है वो रिलेट कर गए होंगे इस पर्टिकुलर चीज से कि देखो 1700 के समय पर हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1707 से जो है वो माना जाता है कि शुरू होती है, जब औरंगजेब की जो है वो डेथ हो रही है, राइट। अब देखो उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत हाई थी ग्लोबल लेवल पर, और जब 1991 का क्राइसिस आया तो हमारी इकोनॉमी 1% ही मात्र ग्लोबल GDP का हम लोग को देखने को मिल रही थी, और आज की रेट में लगभग 4 से 5% हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो हमारा मार्केट चाहिए डेस्परेटली, और इंडिया को अमेरिका की कैपिटल यानी कि अमेरिका से पैसे चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब मिलिट्री नॉन मिलिट्री दोनों टेक्नोलॉजी। तो हम यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, ये प्रिंसिपल चल रहा है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अमेरिका और इंडिया। कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। बाकी बात सभी को समझ में आ रही है ना? कोई ऐसी चीज तो नहीं जो किसी को समझ में ना आ रही हो। ऐसा मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यूज़पेपर एक एक लाइन आप भी पढ़ते चलो प्रॉपर तरीके से, जिससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। 2030 तक इंडिया जो है उसकी वर्किंग पॉपुलेशन 1 बिलियन हो जाएगी, और हमें पता ही है ऑलरेडी इस चीज के बारे में। हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, कल का टॉपिक भी इसी से कुछ मिलता जुलता था, राइट। मोर देन एंटायर, पूरी की पूरी G8 जो G7 जो है बन गया था ना, ग्रुप ऑफ 7 नेशन, इसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन आप मिला लो तो उसका उससे भी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन होने वाली है। इंटरनेट कवरेज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू इट, राइट। एज recently 8 years ago India's per capita mobile data consumption was one of the lowest in the world। भाई आज से 8 साल पहले हम लोग का मोबाइल डेटा का कंजम्पशन बहुत कम था, और आज की डेट में तो सब लोग कच्चा बादाम पे डांस कर रहे हैं, टिकटॉक चल रहा है। हमारे युवा इस चीज में ज्यादा पगले हो गए हैं। बिना मोबाइल के रह नहीं सकते काफी सारे लोग, बिना मोबाइल के। पीपल आर मोबाइल एडिक्ट टुडे। प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करो तो समझ में आ रहा है, बट नॉनसेंस के लिए यूज कर रहे हैं लोग बात। टुडे इट इज रैंक्ड एट 1। आज की डेट में हम पहली रैंक पर है मोबाइल डेटा कंजम्पशन के मामले में, राइट, थैंक्स टू जियो। मोर देन दैट ऑफ यूएसए से भी ज्यादा, और यूएसए और चाइना को कंबाइन कर दो उससे ज्यादा हमारा डेटा कंजम्पशन है, ठीक है। फिर ग्रीन फ्रेंडली सक्सेस स्टोरी की बात करें तो लेट अस लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी। भाई अब हम थोड़ा सा संरचना पर भी फोकस कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स पर भी फोकस कर दें, जो हमारी सक्सेस है एक। क्योंकि आज की डेट में देखो ना, डेवलपमेंट तो हो रहा है भाई, ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है अलग अलग जगह पर, राइट, फ्लायर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज कितने अच्छे हो गए हैं, हाई स्पीड रोड बन रहे हैं, राइट। सो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। विल रिवर्बरेट इन द नेक्स्ट 5 to 10 years ऑफ दीज आर लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसका बेनिफिट लंबे समय तक रहता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा जो है वो बढ़ गया है, राइट। तो हालांकि हमने फिस्कल
प्रूडेंस जो है वो मेंटेन करके रखा है, यानी कि सरकार के एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया हुआ है। फिस्कल एक्सपेंशन, सरकार जो खर्चा कर रही है, एंड येट फिस्कल prudence are very tough act to pull off and the finance ministry has done well, right? अब ये फिस्कल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि सरकार ने जो है वो खर्चा क्या करना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ाना शुरू किया। और फिस्कल प्रूडेंस जो है वो हम लोग किस चीज को जो है वो कहते हैं कि सरकार की लिमिट, ये लिख लो, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, इन भूल जाओगे। फिस्कल एक्सपेंशन यानी कि ये एक्सपेंड कर रहे हैं, फिस्कल प्रूडेंस मतलब कि हमें पता है कि पब्लिक स्पेंडिंग की क्या लिमिट है, पब्लिक स्पेंडिंग की क्या लिमिट है, लिमिटेशन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, सिर्फ इतना लिख दो, लिमिटेशन, सीमा, सीमा, लिमिटेशन, सीमा, कि भाई हम लोग जो है वो पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि सरकार जो है वो पब्लिक पर कितना खर्च कर रही है उसकी सरकार को सीमा पता है, राइट? तो ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से इस चीज को जो है वो देखा है, एक तो स्पेंड भी करना है और सीमाएं भी जो है वो डिसाइडेड है। Let us take the example of how a combination of carbon tax on fuel coupled with coal cess and an infrastructure development cess found enough saving to fund at least a part of rail, road, ports expansion. तो देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, इनने बोला कि सरकार जो है वो कार्बन टैक्स लगा रही है फ्यूल के ऊपर, प्लस साथ ही साथ कोल के ऊपर सेस और दूसरे सेस, सेस का मतलब आपको पता है ना, एडिशनल टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, सेस होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कोयले पर खर्चा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये हम लोग को देखने को होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो इन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से पैसे कलेक्ट करने की स्ट्रेटजीज बनाई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बताने की कोशिश की गई है। इट वॉज ग्रीन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग बिल्ट वॉज ग्रीन फ्रेंडली एंड टैक्स ऑन द नॉन ग्रीन आइटम, कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप करेंगे, वो सस्टेनेबल तरीके से बिल्डअप करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, बट जितने भी नॉन ग्रीन आइटम है उन पर हम लोग टैक्स वसूलेंगे, उससे अलग पैसा कमाएंगे। फ्यूल सब्सिडी जो है वो डाउन कर दी गई, 50,000 करोड़ रुपए थी 2015 में, यानी कि फ्यूल के ऊपर सब्सिडी हम देते थे, आज की रेट में मात्र 7,000 करोड़ रुपए ही हम सब्सिडी दे रहे हैं। एंड इफ एक्स्ट्रापोलेटेड ऑन राइजिंग जीडीपी देन द सेविंग वुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 9 to 10 बिलियन यूएस डॉलर। तो यानी कि इतनी हम लोग सेविंग जो है वो कर ले रहे हैं कंपैरेटिवली, इन कंपैरिजन टू बिफोर, जो पहले करते थे। व्हाट इज ऑफन स्कार्सली अप्रिशिएटेड, यानी कि जिसको हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, इज दैट इवन अ मियर लिस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट ऑन प्रगति और प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, द मंथली रिव्यू ऑफ एवरी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये प्रगति इनिशिएटिव लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रगति, ये पढ़ना है, प्रगति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नेंस से रिलेटेड है, राइट? तो अब इसका फुल फॉर्म भी जो है वो लिख लो, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो बेसिकली समय समय पर पूरे प्रोजेक्ट्स के जो है वो रिव्यू लेते हैं। तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, कि भैया शासन जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो टाइम पर इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को जो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये इनिशिएटिव है, तो मेक्स ऑफिशियल्स इशू लॉन्ग पेंडिंग गवर्नमेंट ऑर्डर और क्लियरेंसेस, यानी कि जितने सरकारी ऑर्डर्स और क्लियरेंसेस बहुत समय से अटके हुए थे उसको ऑफिशियल्स ने इशू किया, जारी किया, और पॉजिटिवली स्मूथनेस द सिस्टम टू डी बॉटलनेक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ब्रिज को बनाने में जितने भी, यानी कि जितने भी ब्रिज बनाने वाले या जो भी रोड बनाने वाले प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे किसी कारण से, उस कारण को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया गया इस प्रगति इनिशिएटिव के थ्रू, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हो गए। अब जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब बनेंगे और आप किसी पर्टिकुलर चीज में खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो वो काम बहुत जल्दी होगा, बट आप किसी के भरोसे छोड़ देंगे तो काम डिले होगा। अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, a lot of preparation goes behind each pragati review across department and states to ensure that there are decision which is what is making infrastructure delivery happen alongside गति शक्ति, a geospatial information system। तो गति शक्ति के बारे में तो आपको पता ही है, ये भी लिख लो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। मेरा ऑब्जेक्टिव है अपना तो ये कहना है कि भाई
जो चीज नहीं पढ़ी है या पढ़ ली है तो रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो। गति शक्ति 50 बार पढ़ा भी चुका हूं। कितनी 16 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें अप्रूवल लेने के लिए। एक बहुत ही पावरफुल टूल है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्मूथली चलाने का, राइट। फर्दर, क्योंकि होता है ना कि ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो प्रिवेंट करता है कि एकदम से कभी रोड की खुदाई कर दी इनने, जंगलों को काट दिया, तो ये टाइम और रिसोर्स बचाता है। कैसे? जैसे अब आपने देखा और रोड बनी, फिर नई की नई रोड को तोड़ दी पाइपलाइन डालने के लिए, तो भाई पहले जल शक्ति मंत्रालय से कंफर्म कर लो ना कि यहाँ पे पाइपलाइन डलनी है क्या। बोलेंगे हाँ डलनी है, तो हम रोड मिनिस्ट्री बोलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, वो बोलेगी चलो एक काम करो पहले पाइपलाइन लगा लो फिर हम रोड बना लेंगे। इससे क्या होता है, भैया आपने रोड बनाई, इतना पैसा खर्च किया, जल शक्ति वाले आए, रोड तोड़ दी, फायदा ही नहीं मिला, तो नुकसान हुआ ना पैसों का, टाइम का, संसाधनों का। पहली बार प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कमर्शियल कोल माइनिंग में। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में सभी के सभी नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस स्टेट्स जो हैं रीपिंग ह्यूज रिवॉर्ड, व्हाइल नो न्यू ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वर अवॉर्डेड बिटवीन। कोई भी नए ऑयल तेल को निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं दिए गए 2010 से 17 में, और 2023 एंड में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है उसको एक्सप्लोर जो है वो किया जाएगा, यानी कि उसका एक्सप्लोरेशन जो है वो किया जाएगा, निकाला जाएगा। ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी पर जो है वो काम किया गया कि भाई हर एक चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, काम एफिशिएंट तरीके से होनी चाहिए बिना किसी रुकावट के। पैसा जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है, यानी कि भारी भारी बड़े बड़े ब्रिजेस पर खर्च किया जाता है, was also made possible due to another unspoken reform of the public financial management system. It is a centralized transaction system to improve the transparency, accountability. यानी कि एक प्रॉपर चैनल, एक सिस्टम के थ्रू पैसा निकाला जा रहा है जिससे कि सबको पता लगे कि कहां पर कितना पैसा लग रहा है, किस चीज के लिए लग रहा है, कहीं चोरी तो नहीं हो रही। सरकार जो भी अपना खर्चा कर रही है एफिशिएंट तरीके से करे, और जितने भी वेस्ट है, लीकेज जो हो रहा है उसको भरे, कि गलत जगह पर खर्चा नहीं होना है। इट हैज ड्रिवन what was often considered impossible to do, a centralized core database integration of different platform with banks के साथ अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को लिंक कर दिया गया, thereby enabling direct payment to beneficiary, reducing time cost while enhancing efficiency. इवन जैसे कि पब्लिक को जो हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं, उसमें बिचौलिया सिस्टम खत्म हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है बेनिफिशियरी को। आज तक 1200 मिलियन बेनिफिशियरीज, 592 बैंक्स कवर कर रहे हैं 12,000 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को। इन्होंने 6,000 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन किया है, जिसकी वैल्यू 1.64 ट्रिलियन यूएस डॉलर बताई जा रही है। इस प्रोग्रेस के साथ हम लोग को देखने को मिला रोड कंस्ट्रक्शन में ये प्रोग्रेस नजर आई, जिस पर जो है वो ज्यादा बातचीत जो है वो नहीं की गई, राइट। परिवहन सिस्टम, ये वन स्टॉप सिस्टम हम लोग को ट्रांसपोर्ट का देखने को मिलता है। 1400 ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस के लिए, परिवहन नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। 4,000 बिलियन रुपए की जो प्रूफ जो हम लोग को देखने को मिलता है रजिस्ट्रेशन का, राइट। रजिस्ट्रेशन हुए 350 मिलियन व्हीकल के और 150 मिलियन लाइसेंस के, वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो रख दिए गए, जिससे कि सबको जो है वो पता लग सके। तो परिवहन सिस्टम ये लिख लो आप, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती हैं कि आर्टिकल में आई हुई आपसे पूछी आएंगी। परिवहन सिस्टम, ज्यादा नहीं, 1 घंटा लगेगा इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। 1 से सवा घंटा देना है न्यूज़पेपर को, मैक्सिमम 1.5 घंटा, और 1 घंटे के उसके नोट्स जो है वो बनाने, कौन से वाले, जीएस वाले। तो 2.5 घंटे अपन को करंट अफेयर्स में प्रॉपर देना है, राइट। तब जाकर जो है वो एक अच्छी वो होगी। प्लस अपन इंडियन एक्सप्रेस शुरू कर देंगे तो ठीक है, 3 घंटा, आधा घंटा और सही, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि डेली 8 घंटे की आपको प्रैक्टिस अब शुरू करनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा। 8 घंटे रोज चाहिए। इंडिया गेट्स, मैं भी अब अपने टाइम शेड्यूल को जो है वो अब तैयार कर रहा हूं, जिससे कि मैं आपके साथ रहूं 8 घंटे तक। क्या आपको कुछ नहीं करना, सुनना है, दिमाग लगाना है, नोट्स बनाने बस। इंडिया गेट्स 100 बिलियन यूएस डॉलर इन रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब पता है ना, बाहर जाते हैं लोग विदेश और पैसा भेजते हैं,
and around 20 million at around 20 million is a tad less than the overall global migrant population of about 280 million, who are influential and now extremely proud and confident on the global stage. Earlier, India would stand as one among the 195 countries of the world at any global gathering, but today it stands shoulder to shoulder with G8 as an equal. G8 की बार बार बात हो रही है, G7 है एक्चुअल में, ये ग्रुप ऑफ 7 नेशन. स्ट्रॉन्ग नेशन, आज उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा जो है वो मिलाते हुए चल रहे हैं. ये आपका नेक्स्ट पॉइंट G8 के बारे में पढ़ना है. इंडिया की ग्लोबल राइज इज लार्जली, यानी कि इंडिया जो ऊपर उठी है क्योंकि बिकॉज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपनी बातें पहुंचाई है दूसरे देशों तक और स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप जो है वो बिल्डअप करी है वर्ल्ड लीडर्स के साथ. आम जनता जो है वो बोलती है, अब देखो आपको ना मोदी को सपोर्ट करना है ना मोदी के अगेंस्ट जाना है, आपको डेवलपमेंट को देखना है. जनता क्या बोलती है, मोदी जी तो घूम रहे हैं आम आदमी के पैसे के ऊपर, हमारे टैक्सेस के ऊपर. और ये बोलता वही है जो अपना टैक्स खुद टाइम पे नहीं देता या सीए से जो है बात करके टैक्स की चोरी करता है, अगर दे भी रहा है तो. बाकी लोगों को मतलब नहीं है, बिकॉज जो ब्यूरोक्रेसी है या एरिस्टोक्रेसी है ये किस चीज पर ध्यान देती है, ये ध्यान देती है डेवलपमेंट पर, कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो उनने देखा डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल राइट, द थिंग्स आर गोइंग गुड. बट उनने देखा अच्छा मेतेई ट्राइब इतने समय तक परेशान है, अभी तक यूनियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया, तब थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कि कम्युनिटी में पीपल आर सफरिंग बट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ. सो ये हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जेन्युइनली ये चीज बताओ, सोचो. स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप किया वर्ल्ड लीडर्स के साथ क्विकली एंड विथ म्यूचुअल वैल्यू. टू ऐड दिस वन हैज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे जो एस जयशंकर जी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं, इन्होंने भी यूपीएससी क्वालिफाई किया हुआ है. इनकी अंडरस्टैंडिंग आर्टिकुलेशन इंडिया पोजीशन को लेकर ग्लोबल स्टेज पर वो हम लोग को देखने को मिलती है. इन्होंने जो है वो क्लोज डोर मीटिंग कंडक्ट करी काफी सारे ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में. बहुत टफ क्वेश्चन इन्होंने फेस किया और बहुत आसान. इनके इंटरव्यू देखना पता है एस जयशंकर जी के, मजा आ जाएगा देख के. इनको ऐसी ऐसी चीजें पूछी गई थी और उन्होंने इतना स्मूथली जो है वो चीजों का जवाब दिया, रिलैक्स हो गए. तो ये दिखता है कॉन्फिडेंस. यू गाइज विल बिकम ऑफिसर. मैं देखता हूँ ना लोगों को, जैसे अभी मैंने बीच में एक बच्ची का जो है वो इंटरव्यू लिया था बच्ची का. उस इंटरव्यू में वो बच्ची इतनी हेजिटेट हो रही थी हम लोग से बात करने में. मैंने उसको थोड़ी देर बाद इजी भी किया. मैंने उसको बोला कि देखो यार, मतलब आप टेंशन बिल्कुल मत लो, इट इज इजी, रिलैक्स, इट्स ओके. फिर भी वो नहीं हो पा रही थी. क्यों? वो तो हालांकि बैंकिंग एग्जामिनेशन था. मैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स भी जो है जो तैयारी कर रहे हैं, आज की डेट में आपको फोकस करना है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर. क्यों हेजिटेट करते हो बोलने में, बात करने में? बी कॉन्फिडेंट. गलत बोलोगे मैं सही कर दूंगा, बट ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट कि भाई आपके फेस में झलकना चाहिए एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी. आई नाम के आगे आईएएस आईपीएस लग जाएगा तो क्या घर के अंदर छुप के बैठे रहोगे? जब बाहर मीडिया आएगी बोलना तो पड़ेगा ही ना. और जब बोलोगे तब लाखों लोग सुनेंगे. अभी बोल रहे हो तो कम से कम शायद 2-4 लोग, 2-3 लोग तो सुन लें. तो वो क्रिटिसाइज करना है, क्या करना है, वो बात की बात है, बट अभी अपनी बोलने की स्किल्स को सुधारो. इंडिया नीड्स टू गिव अप इट्स नॉन अलाइनमेंट हैंगअप्स ऑन ऑफ द पास्ट एंड मेजर ईच सिचुएशन ऑन इट्स मेरिट एंड नेशनल इंटरेस्ट. ये तो हम कर ही चुके हैं. ये हमने जो ये नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी उसको वाकई में गिव अप कर दिया है. क्योंकि आपको याद होगा S-400 की डील, सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील जो हमने रशिया से परचेज करी है. तो जब ये डील हो रही थी तब उस समय यूएसए ने हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया था. हमने यूएसए को बोल दिया था कर ले प्रेशर. यूएसए ने धमकी दी थी हमें कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, तो हमने बोला लगा दे, पर हमें तो S-400 ही चाहिए, राइट. तो वो वाली चीज है. रशियन ऑयल में भी हमने यही किया. रशिया से ऑयल हम लोग मंगवा रहे थे, यूएसए ने इंटरवीन किया. हमने बोला हटाओ, हमें तो रशिया से सस्ते में मिल रहा, तो सस्ते मिल रहा तो हम अपने इंटरेस्ट के लिए लेंगे. कॉमन मैन ये गलती करता है. कॉमन मैन क्या देखता है, वो उसी दुकान से सामान ले रहा है जो दुकान उसके दोस्त की, भली वो महंगे में क्यों ना दे रहा हो. ये गलत है ना भाई.
अगर तुम्हारा दोस्त कोई चीज तुम्हें महंगे में दे रहा है, साफ मना करो, कोई रिश्तेदारी नहीं, अपने इंटरेस्ट को देखो। अपने इंटरेस्ट को जिस इंसान ने देखा वो इंसान जो है वो दुनिया जीतेगा। आपको अपने इंटरेस्ट पर जो है फोकस करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने भी एक एक ब्रांच के लिए पार्टनरशिप जो है वो करी है, बट अब उस पार्टनरशिप को बहुत ही जल्दी जो है मैं इजी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा जो है वो हो रहा है और मुझे अपने टाइम की जो है बहुत कदर है भाई, और बेनिफिट मिल नहीं रहा है। और मैं एक या दो बार किसी को समझाता हूँ, बार बार जो है वो समझाता नहीं हूँ कैसे मार्केटिंग करना है, क्या करना है, क्योंकि ये काम मेरा है ही नहीं। अगर आप उस चीज के लिए पार्टनरशिप में जुड़े हो तो यू हैव टू बी लॉयल विद दैट, एंड अपने पार्टनर्स का सुनो। सो इंडिया गॉट ऑयल एट अ कॉम्पिटेटिव प्राइस, हमें सस्ते में जो है ऑयल मिला, राइट। एंड मेड इन इंडिया के नाम से रिफाइन करके हमने उसको जो है वो यूरोप के मार्केट में बेचना शुरू किया। ये डील थी जो हमने जो है वो कंडक्ट करी, राइट। तो हमारे हमें अगर बेनिफिट हो रहा है तो उस बेनिफिट के लिए हम चीजें करेंगे, बट हाँ एक बात याद रखें कि आपके बेनिफिट के कारण किसी और का लॉस नहीं होना चाहिए। वो अनएथिकल हो जाती है फिर सिचुएशन। मतलब आप बेनिफिट कर रहे हो और उस बेनिफिट में आपके इंटरेस्ट में अगर किसी और का नुकसान हो रहा है तो दैट इज रॉन्ग। ये चीज ध्यान में रखिए। इंडीड अ लॉट रिमेन्स टू बी डन, बहुत सारी चीजें हम लोग को अब करनी है। इंडिया को आज की डेट में डिजिटलाइजेशन पर फोकस करना है, राइट। अपनी इंटरनल प्रोसेस की बेटर सर्विस डिलीवरी पर जो है वो काम करना है, इंडिया स्टैक्स का उपयोग करके, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को बेटर तरीके से डिलीवर करवाना है। हमें जो भी एग्रीकल्चर में सुधार लाने की आवश्यकता है, कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता है, उस पर काम करना है। हमें सप्लाई चेन को बहुत अच्छा जो है वो बनाना है, राइट। हमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया से जो है वो कंडक्ट करवानी है और उस कंट्री तक पहुंचानी है, उस कंपनीज तक पहुंचानी है जो दूसरी चाइना की तरफ देख रहे हैं, दूसरी कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं, राइट। हमें जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर जो है वो काम करना है, यानी कि न्यायालय जो है या न्याय प्रणाली जो है, जुडिशियल सिस्टम जो है, उसमें सुधार लेकर आना है। इंडिया जो है, इंडिया की 290 बिलियन का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि 9% हमारी जीडीपी के डेफिसिट में हम लोग, घाटे में हम लोग हैं, और 2 गुना ज्यादा प्री कोविड के समय से घाटे में हम आज की डेट में। ऑलमोस्ट 50% इंडिया जो है वो स्टिल एग्रीकल्चर में ही सक है, मतलब कि लोग, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में आज भी है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 14-15 पॉपुलेशन ही, या जीडीपी हमारा 14-15% ही हम लोग को देखने को मिलता है। यूएस से पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, वो हम लोग को काफी सारे एरियाज में हेल्प कर सकती है। एज इंडिया ने 75 ईयर अपने इंडिपेंडेंस के कंप्लीट कर लिए, तो इसको जो है वो आप स्टक नहीं कर सकते एम्बेसडर कार डिफेंस टेक्नोलॉजी के तौर पर। इंडिया को आवश्यकता है यूएस की मदद की, अपने आप को मॉडर्नाइज करने में, अपनी कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने में। बोथ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, यानी कि अब यूएसए की पार्लियामेंट की बात हो रही है या यूएसए की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो यूएसए के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, दोनों ही इंडिया को देखते हैं एक वैल्यूड सिविलाइजेशनल फ्रेंड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स देख रहे हैं बहुत समय से। और एक हम लोग को एस्टोनिशिंग वॉल्ट इज ऑन। अब ये एस्टोनिशिंग वॉल्ट्स जो है वो क्या है? वॉल्ट्स मेरे ख्याल से यूएसए के लिए ही इन्होंने जो है वो यूज जो है वो किया हुआ है। वॉल्ट्स एक डांस हम लोग को देखने को मिलता है, डांस इन ट्रिपल टाइम परफॉर्म बाय कपल। वॉल्ट्स अ पीस ऑफ म्यूजिक रिटन फॉर और इन द स्टाइल ऑफ वॉल्ट्स, एक डांस है, डांस ऑफ वॉल्ट या गाइडेंस। एस्टोनिशिंग, इम्प्रेसिव, तो काफी सालों से एक इम्प्रेसिव आप कह सकते हो कि मतलब इन्होंने एक वो टर्म जो है वो यूज कर दिया, जैसे एक मोहरा टाइप का नहीं होता, उस टाइप का जो है उन्होंने जो है वो यूज कर दिया है अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है। विंसन चर्चिल और नेल्सन मंडेला और नरेंद्र मोदी, ये ओनली मेजर वर्ल्ड लीडर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो यूएसए के कांग्रेस में उन्होंने दूसरी बार जो है वो एड्रेस किया, और अभी योगा दिवस में ये एड्रेस जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, कि इतने मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने जो है वो यूएसए की कांग्रेस में जो है वो सिर्फ एड्रेस किया, बात करी है, जो नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इजी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है इन विच अमेरिका बेस्टोज, एंड दे आर सर्टेनली नॉट भक्स। तो ये मोदी भक्त नहीं है, ये इंटरेस्ट की जो है वो बात है बस। इंडिया और यूएसए जो है वो फ्रेंड्स है बट नॉट एलाइज। पाकिस्तान इज एन एलाई नॉट अ फ्रेंड, ये बहुत बड़ी बात होती है। एलाई इंटरेस्ट के लिए होता है और फ्रेंड जो है वो इंटरेस्ट के लिए होता। आप देखो, हम अक्सर जो है बोलते हैं ना कि अरे यार इसको मैं जानता हूं, वो मेरे को जानता है, हमारी पहचान है,
तो दीज आर वर्ड्स यूज्ड फॉर इंटरेस्ट, कि हमें जरूरत पड़ती है तो मिल लेते हैं एक दूसरे से। बट दोस्त की बात करें तो दोस्त एक ऐसा टर्म होता है कि रात में 2 बजे भी फोन करोगे तो फोन उठा के चिल्लाएगा कि क्या है बे, फोन रख, सोने दे मुझे, कल आना मेरे घर। ये होता है दोस्त, राइट। बाकी पहचान वाले को फोन करोगे रात में 2 बजे, वो ये पहला स्टेटमेंट ये पूछेगा, अरे क्या हो गया, सब ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो ये फर्क होता है। दोस्त अच्छा दोस्त है तो चिल्लाएगा, सोएगा, बोलेगा भाई सोने दे यार, परेशान मत कर। वो ये नहीं देखा कि रात में 2 बजे आप कॉल कर रहे हो, परेशानी में तो नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि परेशानी वाली बात हम ऐसे डिस्कस करते ही नहीं है। स्टीफन कोहेन ने अक्सर जो है वाली बात जो है वो कही है, द जर्नी फ्रॉम फ्रेंडशिप टू एलाई इज अ शॉर्ट वन। देखो लिखा है ना, फ्रेंडशिप टू एलाई इज अ शॉर्ट वन एंड नीड्स टू बी वॉक्ड बाय बोथ साइड्स हियर एंड नाउ। व्हाई नॉट start with an easy win? The USA allow the completion of immigration formalities in 15 locations worldwide, including Abu Dhabi, as visa issue will be on the table this time. Why not include Bangalore, Mumbai, Delhi to this list, which will make travel so much easier for the average citizen? तो वही, अभी तो वीजा के ऊपर जो है बातचीत होंगी, काफी सारी चीजों के ऊपर बातचीत होंगी। तो काफी अच्छा आर्टिकल था इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसा लगा आर्टिकल आपको? नोट डाउन करने वाली हालांकि कोई चीजें ज्यादा एडिटोरियल में होती नहीं है, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको करवा दूंगा। अब दूसरा एडिटोरियल जो है वो लिखा है चीफ ऑफ मिशन, एक मिशन के जो यूएनएचआरसी इंडिया और मालदीव्स के जो चीफ हैं, यानी कि जो भी मिशन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन ह्यूमन राइट्स कमीशन ही है ना ये, यूएनएचआरसी है ना। तो ये इनके जो चीफ हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उनके जो है इंडिया और मालदीव्स के चीफ, तो मतलब जो मिशन जो कंडक्ट कराते हैं इंडिया और मालदीव्स में, तो उनका ये हम लोग को जो है वो एडिटोरियल जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस एडिटोरियल को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके टाइटल को जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज मतलब वो लोग, कौन लोग? यूएनएचआरसी मतलब ह्यूमन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, राइट। ह्यूमन राइट्स कमीशन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो रेफ्यूजी, रेफ्यूजी मतलब वो लोग जिनके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो नहीं है, ठीक है। अब देखो, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। स्टेट पीएससी वाले ये नोट्स बना लें, सभी बना लें। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून। वी ऑनर द करेज एंड रेजिलियंस ऑफ 103 मिलियन इंडिविजुअल्स, 103 मिलियन लोग who have endured forced displacement, यानी कि 103 मिलियन लोगों को जो है वो फोर्सफुली भगाया गया और वो भागे, अपना घर छोड़ा उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के कारण, राइट, पूरे दुनिया भर में इश्यूज के कारण। द staggering figures mask countless human stories marked by loss and shattered dreams। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी का घर, किसी का क्षेत्र, किसी का एरिया छूट जाता है, जैसे आप अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जब बसते हैं तो यू फेस मेनी प्रॉब्लम। दिस डे इज अ रिमाइंडर ऑफ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ग्लोबल सिटीजन। तो ये दिन है रिमाइंडर के तौर पर कि भाई हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अ कॉल फॉर एंगेजमेंट एंड एम्पैथी, कि भाई सबके साथ एंगेज करो, करुणा की भावना रखो। इट इज अ डे टू प्रमोट सॉलिडेरिटी बिटवीन कम्युनिटीज, सभी कम्युनिटीज के बीच में एकता, यूनिटी, इसको जो है वो प्रमोट करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलकमिंग रेफ्यूजी, कि भाई जो भी रेफ्यूजीज हैं, जो भी कम्युनिटीज जो है जिनको भगा दिया गया एक लोकेशन से, वो बेचारे घर ढूंढ रहे दूसरी लोकेशन पे, तो थोड़ी सी दया की भावना उनके प्रति जो है वो रखो। तो ये बोल रहे हैं अपने चीफ यूएनएचसीआर के, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पूरे दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का ले लो, पता है ना आपको, रशिया यूक्रेन वॉर, चाहे वो म्यांमार का ले लो, म्यांमार के अंदर से इन लोग को भगाया गया है, रोहिंग्यास मुस्लिम को। चाहे वो सूडान का ले लो, तो सूडान का इशू अभी हमने जो है डिस्कस किया था, राइट, कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था कि वहां पर गवर्नमेंट का जो है वो इशू था, और गवर्नमेंट के इशूज के कारण वहां पर मिलिट्री ने जो है वो ओवर पावर करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति हम लोग को देखने को मिली। अफगानिस्तान का इशू ले लो, इन लोगों का, अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों का, राइट। सोमालिया का इशू तो चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस है, राइट। तो ये सब क्राइसिस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक्सटेंड टू अवर रीजन वेयर मेनी इंडिविजुअल्स हैज बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स। तो इन जगहों से लोगों को निकाला गया और ये अब दूसरी नई जगह की खोज में है, तलाश में है, ढूंढ रहे हैं बेचारे। सैडली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जो है वो
ये भी इन सब चीजों से बची नहीं है, इन सब चैलेंजेस से वो भी फेस कर रही है सब चैलेंज। इंडिया के अंदर कुछ 2,50,000 लोगों को फोर्सफुली जो है वो हटाया गया, जिसमें महिला और बच्चे भी जो है वो शामिल थे, और 50% महिला और बच्चे की पॉपुलेशन थी। इंडिया जो है वो होस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है रेफ्यूजीज को, और उन लोगों को जिन लोग को शरण चाहिए अपनी टेरिटरी के अंदर, हम हेल्प करते हैं ना लोगों को, और टेस्टामेंट टू अवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, तो हम लोग ह्यूमैनिटी पर जो है वो टारगेट करते हैं। वी थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स स्टेडफास्ट सपोर्ट इन generously hosting refugee throughout its history in a manner that deserve to be applauded and emulated। तो ये तारीफ के काबिल है, ये बोल रहे हैं चीफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के, कि इंडिया ने वेलकम किया रेफ्यूजीज को, राइट, उन लोगों को जिनके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है। टुडे वी आर रिमाइंडेड, आज की डेट में हम लोग को याद किया जाता है, वी आर रिमाइंडेड ऑफ द, नहीं हम याद कर रहे हैं स्टोरी को, ऑफ अ यंग अफगान रेफ्यूजी अहमद की, राइट। अब ये रियल नेम जो है वो नहीं है, हु सॉट रेफ्यूज इन इंडिया, यानी कि एक अहमद नाम का व्यक्ति था, अफगानिस्तान से भागा था, और उसने जो है वो कोशिश करी इंडिया के अंदर आने की, क्योंकि उसकी होम कंट्री में उसको डर था कि उसको मार दिया जाएगा। आफ्टर परस्यूइंग हिज एजुकेशन थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ही इज नाउ टीचिंग रेफ्यूजी एंड लोकल children and aspire to serve the community that uplifted him from being a nobody to a valuable member of the society। तो इंडिया के अंदर उसने पनाह मांगी, हमने पनाह दी, उसने पढ़ाई करी इंडिया में, और आज की डेट में इंडियन कम्युनिटी को रही है पढ़ा रहा है, और उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। इट इज रिमार्केबल टू नोट हाउ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट empowered him in realizing his potential and making him a valued contributor to his community and society। For a refugee youth, it is not just a matter of talent, it is a matter of prospects। They want opportunity, not handouts। They wish to be a self-reliant and are eager to use their talents and passion to contribute to the community hosting them। We can all do more to give them hope and those opportunities while they are away from home। तो मतलब कुल मिलाकर रेफ्यूजी को सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उसको पीना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ घर नहीं चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके, उसको वो प्लेटफॉर्म चाहिए। एग्जाम्पल्स आर aplenty, where we have seen an extraordinary show of resilience and talent from the refugee youth when given the right opportunity। यानी कि अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हो यूथ को, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आप, मतलब ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है कि वो उभर कर जो है वो आएंगे। विद करियर सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विल, तस्लीमा, अ स्टेटलेस पर्सन एंड ट्वाइस डिस्प्लेस्ड रोहिंग्या वुमेन इन इंडिया, तो एक तस्लीमा रोहिंग्या महिला है इंडिया के अंदर, could fulfill her dream of being educated and is now a role model for other girls in her community। तो ये इनको एजुकेशन मिली और अब ये रोल मॉडल बन गई है दूसरी महिलाओं के लिए। सिमिलरली स्किल और गाइडेंस जो एक्सपर्ट से इनको मिला है, आयशा एक अफगान रेफ्यूजी, ये जो है वो अपना रास्ता जो है वो अपना करियर जो है वो बना रही है आर्टिस्ट डिजाइनर की फील्ड में, राइट। तो ये सब चीजें बताई जा रही है, यानी कि एक पेन जो है वो दिखाया गया रेफ्यूजी का, और इसमें ये भी बताई गई कि आप रेफ्यूजी को पनाह दे रहे हो तो सिर्फ उनको शेल्टर नहीं चाहिए, उनको सिर्फ घर नहीं चाहिए, उनको सिर्फ खाना नहीं चाहिए, गिव देम अपॉर्चुनिटी ऑल्सो सो दैट दे कैन ग्रो अहेड, वो अपना करियर जो है बना सके, ग्रो जो है वो कर सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। अब रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स दे एनकाउंटर्स ऑब्स्टिकल्स, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जैसे कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन, उनको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम जो है वो लगती है या बनवाने में। तो इसके कारण अब सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसलिए उनको सर्विस नहीं मिलती, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता, कई बार हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिल पाती। तो ये सब बैरियर्स हैं, तो इन सब बैरियर्स को खत्म करना है और इंश्योर करना है कि उनको सस्ते में इक्वल अफोर्डेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सके, जॉब्स में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, हेल्थ केयर में, ठीक है। हम फोकस करें रेफ्यूजी की नीड्स के ऊपर, राइट, और इंश्योर करें कि कोई भी पीछे ना छूट जाए, पीछे ना रहे, ठीक है। हमें युवाओं को इंक्लूड करना है, स्पेशली रेफ्यूजी युवाओं को, राइट। तो ये बातें यहां पर बताई जा रही हैं, और अब लगातार नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है लोगों का, जिनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डिस्प्लेस जो है वो किया गया है, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजी एक्नॉलेजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेस क्राइसिस एंड कॉल्स फॉर सॉलिडेरिटी थ्रू
a whole of society approach. It is built on the understanding that the responsibility towards forcibly displaced is not limited to government but extend to each one of us, including the individual, private sector, non-government organization, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. अल्टीमेटली एडिटर जो है वो यही बोल रहे हैं कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको जो है वो प्रोटेक्ट करना रेफ्यूजीज को. इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दैट द ग्लोबल साउथ इज डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड and that host community need assistance. तो community को assistance की आवश्यकता है. Global Compact on Refugees strives to enhance the international response, support host countries, promote self-reliance, explore long-term solutions such as resettlement and safe return. Let us embrace principle of equitable burden sharing and fulfill our responsibility to refugee, ensuring their well-being and the well-being of their generous host community. By doing so, we can create a world where the potential of every refugee such as Ahmed can be realized and where hope and opportunities abound for those in need. This is a critical moment in our lifetime when we have the power to shape future generation, and we invite individual, private sector and government to do their part in supporting youth from refugee and host community. Together we can truly ensure the government of India's vision विकसित युवा विकसित भारत इज रियलाइज. ये विजन लिख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है, ये मेंस में यूज करोगे आप. मतलब कुल मिलाकर अभी तक ऑथर ये एक ही बात जो है वो रिपीट कर रहे हैं कि भाई सबको जो है वो साथ में मिलकर आकर रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, हम लोग को एक साथ मिलकर जो है वो रेफ्यूजी को सपोर्ट करना है, राइट. तो बस ये वाली चीज है, ह्यूमैनिटी पर फोकस करो. एज वी मार्क टुडे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है. लेट अस रिकमिट अवरसेल्फ, हम लोग फिर से कमिटमेंट जो है वो करें कि हम जो है वो एक साथ जो है वो मिलकर रेफ्यूजीज और या फिर जो भी डिस्प्लेस पर्सन है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके बेटरमेंट के लिए जो है वो काम करेंगे. टुगेदर वी कैन डिसमेंटल बैरियर्स. तो जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको वो फेस कर रहे हैं उनको हम लोग खत्म करके उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं, रास्ता जो है वो उनको दिखाएं, जिससे कि उनकी गरिमा, डिग्निटी वगैरह जो है वापस रिस्टोर जो है वो की जा सके. तो ये था एक अच्छा आर्टिकल. बाकी इसमें कुछ खास लिखने लायक चीजें नहीं थी, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए सब आर्टिकल बहुत होता है. जब ये आर्टिकल कंप्लीट करो तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये 2-4 पॉइंट्स का ही तो आर्टिकल था, राइट. इतना क्यों भर भर के चीजें लिखी जाती है, ऐसा लगता होगा आप लोगों को भी, बट ऐसा नहीं है. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर ये मैं चाहूँ तो ये सेम चीज जो है वो 4 लाइन में आपको बताकर जो है आगे बढ़ जाऊं, बट उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उससे आपकी मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं वो डेवलपमेंट आप नहीं कर पाओगे, राइट. ठीक है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज मतलब म्युनिसिपैलिटी, पंचायत. तो फ्री और फेयर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज आर नॉट पॉसिबल विदाउट पीस. ऑब्वियस ही बात है. अब ये लोकल बॉडी छोड़ी, कहीं पर भी भाई फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो कहीं पर भी बिना शांति के पॉसिबल है ही नहीं. लोकल बॉडी इलेक्शन वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है. 8 जुलाई को जो है वो शेड्यूल किया गया. अब वहां पर वायलेंस होना जो है वो शुरू हो गया, राइट. 7 लोगों ने जो है वायलेंस करना शुरू किया, ठीक है. इसमें सपोर्टर्स थे तृणमूल कांग्रेस के, अपोजिशन पार्टीज के जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इंडियन सेक्युलर फ्रंट. काफी सारे लोग जो है वो मारे गए. हैव डाइड सिंस द नोटिफिकेशन ऑफ पोल ऑन जून 8. द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, इन्होंने चैलेंज किया कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को 15 जून के, जिसमें जो है वो कहा यह गया कि भाई सेंट्रल फोर्सेस को सभी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय कर दो. स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है अपने डिस्पोजल में कि वो बेसिकली इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कर सके एक ही दिन के अंदर. देयरफॉर सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की जो है आवश्यकता है, राइट. एंड पर्टिकुलरली जब हाई कोर्ट ने जो है वो डायरेक्शन जो है वो दिए हैं कि कॉस्ट जो है वो डिप्लॉयमेंट का वो सेंटर जो है वो बियर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी. इलेक्शन जो है वो नियरली 73,897 सीट के लिए हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं 3 टियर लोकल बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर. और 2013 में स्टेट इलेक्शन कमीशन इसने खुद ने जो है वो रिक्वेस्ट करी थी सुप्रीम कोर्ट से और ऑर्डर जो है वो मांगा था कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करो, क्योंकि उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो एक दिन में इलेक्शंस कंडक्ट कर सकें. और वायलेंस जो है उसको नॉर्मलाइज करना है स्टेट की पॉलिटिक्स के अंदर. ये डिकेड से ये चीज जो है वो चल रही है, दंगे वगैरह जो है वो चल रहे हैं. 2008 की लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर कोई भी हम लोग को सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो नहीं देखने को मिला. एंड इन मोर देन 1/3 ऑफ द सीट्स द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट वॉन विदाउट कॉन्टेस्ट. बिना इलेक्शन में खड़े हुए ही तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट्स आ गए. सोचिए आप, अपोजिशन पार्टीज वर नॉट अलाउड टू पुट अप एनी कैंडिडेट. अपोजिशन पार्टी कोई भी कैंडिडेट नहीं ला सकी. तो इज दिस द फेयर इलेक्शन? नो. While the situation is a bit better this time, the opposition parties have not been able to file nomination in about 50 of the 341 blocks of the state amid report of the intimidation of candidates. Governor C.V. Anand Bose visited the violence affected areas
अलग अलग एरियाज हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, और उन्होंने कंट्रोल रूम जो है वो ओपन किया जहां पर सिटीजन जो है वो अपनी शिकायत जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। और पीस रूम जो है ये कहा जा रहा है, एस गवर्नर ने इसको पीस रूम जो है वो कहा है, and it will forward these complaints to the state government and the state election commission, and the governor has turned the spotlight on the deteriorating law and order situation and nudged the state election commission and state government to take complaints of violence सीरियसली। मतलब कि जो भी लड़ाई झगड़ा दंगे वाली स्थिति हो रही है, आपके आपके पास उससे रिलेटेड अगर कंप्लेन्स आ रही है तो उस कंप्लेन को जो है वो आपको सीरियसली लेना है। इट इज ऑल्सो केयरफुली अवॉइडेड a confrontation with the elected government, and West Bengal among the first state to have 3-tier panchayat system aimed at democratic decentralization. It is for all the stakeholders including political parties to ensure that the exercise of electing panchayat functionaries does not descend into lawlessness and chaos. तो मतलब वही है कि इलेक्शन जो है वो स्मूथ हो, फ्री हो, फेयर हो, इस पर जो है वो काम किया जा रहा है। सेफ्टी फर्स्ट, इंडियाज रेगुलेटर मस्ट इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। ये देखो, अब ये श्रीलंका से रिलेटेड टॉपिक होगा 100%। हमने देखा था कि इंडिया से जो ड्रग्स जा रहे हैं श्रीलंका के अंदर, और वो उसके कारण लोगों की मौत हुई है। तो रिपोर्ट्स आई है ड्रग मैन्युफैक्चर जो इंडिया के अंदर हो रही है उसके कारण काफी सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है, काफी सारे पेशेंट की पूरे दुनिया भर में डेथ हुई है। लेटेस्ट डेथ के केस हम लोग को 2 पेशेंट की श्रीलंका के अंदर देखने को मिली, जिनको जो है भर्ती कराया गया था, राइट, और उनको जो है वो इंडियन मेड एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो दिए गए थे, दवाइयां जो है वो दी गई थी, इंडियन मेड दवाइयां। पिछले महीने एक आई ड्रॉप मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि एक आई ड्रॉप थी जो इंडिया के अंदर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, उसके कारण आई इन्फेक्शन हो गया लगभग 30 पेशेंट को, और करीब 10 पेशेंट श्रीलंका के अंदर अंधे हो गए। विद एनेस्थेटिक ड्रग मेड इन इंडिया कॉजिंग डेथ आर अ फर्स्ट ऑफ द रीसेंट पास्ट। आई ड्रॉप कॉजिंग इन्फेक्शन, ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ वर रिपोर्टेड अ फ्यू मंथ्स अगो। तो अभी लेटेस्ट केस तो श्रीलंका का, उससे पहले के केसेस जो है वो हम लोग को और भी अलग अलग जगह के देखने को मिले, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एलेंटा बेस्ड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनको मिला कि हाई ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो उनमें था। The series of adverse report against the drug produced in India began last year when the World Health Organization linked the death of at least 70 children in Gambia from acute kidney injury to cough syrup. The culprit ingredient in the syrup was uh, D-ethylene glycol and ethylene glycol, deadly chemical used as cheaper substitute for propylene glycol। यानी कि ये बताया गया कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनी ड्रग्स बनाती है, वो सस्ते ऑल्टरनेटिव जो है वो मेडिसिन में डाल रही है, इसके कारण से लोग की डेथ हो रही है। वो चीज जो है वो एक्सप्लेन करी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट। That should never have been found in any medicine. Soon after the death in Gambia, a cough syrup made in India and containing the 2 deadly chemical killed 18 बच्चे in उज्बेकिस्तान। तो इंडिया के ड्रग्स के कारण गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे एरियाज में लोगों की डेथ हो रही है। In the end April this year, Indian-made cough syrup was again in news when World Health Organization flagged the contaminated drug found in the Marshall Island। तो देखो, मार्शल आइलैंड पे भी इंडियन ड्रग्स, और माइक्रोनेशिया में भी इंडियन ड्रग्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से लोगों की डेथ हो रही है। एंड डाइथिलीन ग्लाइकोल contaminated drug have led to at least 5 incident of poisoning in Chennai, मुंबई, बिहार, गुरुग्राम, जम्मू। तो इन सब एरियाज में भी 1972 से 2020 के बीच में इस दवाइयों के कारण इन लोगों के भी डेथ के केसेस या बीमार होने के केसेस जो है वो सामने नजर आए। फिर द कंडक्ट ऑफ इंडियन ड्रग रेगुलेटर एवर सिंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट रेज्ड अ रेड फ्लैग in October last year has been on predictable lines. Even after serious violation, it gave a clean chit to the company that had supplied the drugs to Gambia and then went on the offensive to fault global health body। तो इंडिया ने जो है उस चीज पर बताया जा रहा है कि ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा ही जो इंटरनेशनल बॉडी है उसको जो है वो ब्लेम कर दिया कि आपकी जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो सही नहीं है, आपने सही स्टैंडर्ड से हमारी मेडिसिन को जो है वो एनालाइज नहीं किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना था कि उन्होंने जिस ग्राउंड के आधार पर ये चीजें बोली हैं कि ड्रग रेगुलेटर स्टैंड वाज एक्सपोज्ड एंड टेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड घाना कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द कफ सिरप sample from Gambia. Also a detailed casualty assessment by Gambia and independent investigation by Gambia Parliamentary Committee and CDC Atlanta found a link between the death and the toxic chemicals। तो काफी सारी कंट्रीज ने अपनी अपनी रिसर्च करी, उसमें भी ये सामने आ गया कि भाई एक वो दवाई जो थी उसके अंदर एक जहरीला पदार्थ था। Except for some customary inspection, the Indian drug regulator has so far failed to institute measures to make sure drug produced in India for export and domestic use are safe।
India can continue to be the pharmacy of global south only if regulator begins to behave like watchdog to ensure drug safety and not a facilitator for the pharma industry. देखो भाई, ये आर्टिकल इतना सीरियस है ना, तो जिस पर आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इतना सीरियस है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप सोचो कि इंडिया की इमेज ये इंटरनेशनल लेवल पर चली जाए कि इंडियन ड्रग्स आर टॉक्सिक, प्लीज डू नॉट बाय, तो आप सोचिए हमारा जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ड्रग एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पूरा खत्म हो जाएगा। लाखों लोगों की इंप्लॉयमेंट जाएगी, हमारी जीडीपी पर सीधे सीधा असर पड़ेगा। इसको मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को देखने की कोशिश करो। दिस न्यूज इज वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सभी लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एडिटोरियल वाला अपन ने पूरा जो है पढ़ लिया है। ओपिनियंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस ईयर कंप्लीटेड बाय जम्मू कश्मीर अंडर सेंट्रल रूल। 5 साल हो गए ना सेंट्रल रूल के अंदर जम्मू कश्मीर। डेथ टोल यूपी के अंदर, बिहार के अंदर हार्ट रिलेटेड डिजीज के कारण बढ़ गया है। हार्ट की डिजीज तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, 2.5 डिग्री सेल्सियस और हॉट हो गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल से यूरोप। एसआईबी प्लान आपको बताऊंगा ना, हर मंथ में, हर महीने जो है वो एक ईएमआई जो है वो कटती है, एसआईबी प्लान। ठीक है, ये अदानी की रिपोर्ट को डीकोड जो है वो कर रहे हैं, तो अपने लिए उतनी कुछ खास नहीं है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फोनॉन्स ऑन द चॉपिंग ब्लॉक आर साउंड पार्टिकल्स। क्या चीज है? क्वांटम कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो इमर्जिंग एरियाज हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स के अंदर। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये तो सबसे टॉप पर चल रहा है आज की डेट में। रिसेंटली आईबीएम पब्लिश द पेपर, आईबीएम ने एक पेपर पब्लिश किया इन विच उसने क्लेम किया कि a quantum computer could solve useful problem that today's conventional computer can't. Obvious ही बात है। A result merited by concerns that their computation might become too unreliable when they also become complicated. The qubit, quantum computers qubits का उपयोग करते हैं। qubits जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये चीज लिख लो। क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्यूबिट, ये आ सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में, इंपॉर्टेंट है कि क्यूबिट्स क्या है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं और क्यूबिट्स बेसिक यूनिट्स है इंफॉर्मेशन की। क्यूबिट एक पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह, और कलेक्शन जो होता है इसके पार्टिकल्स का, जिसे हम लोग क्वांटम सिस्टम कहते हैं। लिख लो यार चीज। ठीक है, फोटॉन्स तो आपको पता होगा। फोटॉन्स जो है लाइट एनर्जी, लाइट पार्टिकल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। वैसे ही फोनॉन्स जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो लिख लो फोनॉन्स आर वाइब्रेशनल एनर्जी। तो क्यूबिट को हटाकर फोनॉन्स यूज करने पर जो है फोकस किया जा रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी का के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है, तो ये चीज इसके अंदर है, ये लिख लो आप। बट अगर क्वेश्चन आपसे जो ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे कि ये फोनॉन क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर में इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, ये वाइब्रेटिंग एनर्जी के तौर पर जो है वो इसका उपयोग होता है, वाइब्रेटिंग एनर्जी, बस दैट्स इट। अब देखो इनके यूएसए और इंडिया के बीच में जो है बातचीत जो है वो हो रही है, इसके बारे में हम पहले भी जो है वो कवर अप कर चुके हैं। हर एक ग्लोबल और रीजनल इशू जो है वो, जो कि इंडिया के लिए रेलिवेंट है और यूएसए के लिए रेलिवेंट है, तो उसके बारे में जो है वो डिस्कशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। ये टॉपिक जो है वो फ्रंट पेज का मेते ही वाला रिपीट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने डिमांड किया व्हाइट पेपर चाइना बॉर्डर इशू को लेकर, तो ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये अपन पढ़ चुके हैं। पंजाब उनको प्रोवाइड करा है, खालिस्तानी वाला भी ये पढ़ चुके हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये भी हम लोग एडिटोरियल में देख चुके हैं। ठीक है, हाँ ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने आईएनएस कृपान जो है वो वियतनाम को दिया है। इंडिया ने आईएनएस कृपान वियतनाम को दिया है, ये लिख लो। इंडिया ने गिफ्ट किया है इंडिया में बनाया हुआ आईएनएस कृपान वियतनाम को, जिससे कि वियतनाम अपनी नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ा सके।
ठीक है, ये मणिपुर का टॉपिक है, अपन ऑलरेडी वैसे तो कवर अप कर चुके हैं। ये मणिपुर का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। मणिपुर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहिए। आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है वो बात करता है। यूसीसी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में पढ़ना है। ये अपन ने कल मैंने आपको लिखवाया था ना शायद, गांधी प्राइज जो है वो गीता प्रेस को जो है वो मिला है। मेरे ख्याल से कल के स्टेट पीएससी वाले करंट अफेयर में आया था, गांधी प्राइज जो है वो गीता प्रेस को जो है वो मिला है। तो जिन्होंने कल का स्टेट पीएससी वाला वीडियो नहीं देखा वो भी देख लो, क्योंकि उसमें भी इस प्रकार के टॉपिक्स जो है वो आते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो हमने एक और आ गया, दो दो आ गए। नेक्स्ट चीफ ऑफ रॉ, रॉ के नेक्स्ट चीफ रवि सिन्हा। अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट की हम लोग को देखने को मिल रही है, उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा जो है इनको सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाया है रॉ का, कंट्री की एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये चीज ध्यान रखें, रवि सिन्हा। ये कभी कभी इसमें आ जाता है इनका नाम स्टेट पीएससी के अंदर। इम्तियाज अहमद, ये लिख लो, ऑथर इम्तियाज अहमद, फॉर्मर प्रोफेसर भी रह चुके हैं जेएनयू के, इनका निधन हुआ है। ये गुरबानी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एक सबमर्सिबल वेसल यानी कि पानी के नीचे चले जाता है, ये टूरिस्ट को जो है वो लेकर जाएगा, जिससे कि टूरिस्ट जो है वो टाइटैनिक को देख सकेंगे नॉर्थ अटलांटिक वाले एरिया में, टाइटैनिक के मलबे वगैरह को। अच्छा, ये गए थे टूरिस्ट, उनने देखा कि भाई वो जो सामान जो रखा हुआ था टाइटैनिक का वो चोरी हो गया है, तो उस पर अब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। ठीक है, अलग अलग कहानी होती है। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है पहला एग्रीमेंट, जिसके थ्रू मरीन लाइफ को ये प्रोटेक्ट करेंगे हाई सीज के अंदर, इंटरनेशनल वाटर में मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये इजराइल पैलेस्टीन का इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, तो उसमें किलिंग्स वगैरह हुई हैं। यूएसए और चाइना अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने पर अभी टारगेट कर रहे हैं। बहुत तेजी से यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो वार्म होता जा रहा है, अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस भी किया था फिगर्स आंकड़ों में भी। ये पाकिस्तान का टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकल, ये बिजनेस से रिलेटेड है। मिलेट्स कल्टीवेट करने के लिए जो है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रमोशन जो है वो दिया है, तो आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स की न्यूज एक साथ लिखवाऊंगा मैं मैगजीन्स के थ्रू, इससे डायरेक्ट हर दिन न्यूज नहीं पढ़नी है, स्पोर्ट्स की उतनी कुछ खास काम की नहीं है आपके लिए। साइंस क्या चीज है भाई, ये हो सकता है कुछ काम का। स्टार बीटल ग्यूएस, स्टार एक is around 500 light years away if it were explored। तो ये लिख लेना, स्टार बीट बीटल जियूस, जियूस बीटल जियूस या गियूस, बीटल गियूस। अभी रुक जाओ, ये आपके सामने स्क्रीन आई नहीं है अभी, जस्ट अभी आएगी, थोड़ा सा हैंग कर गया है। कितनी देर हो गई, 1.5 घंटा हो गया ना, मैक्सिमम 1.5 घंटा ही हम लोग को जो है वो करना है।
हाँ लेट थोड़ा चल रहा है, अभी आ जाएगा लाइन में। तो ये लिख लो स्टार बीटल ग्यूस, अभी दिखाई देगा, साइंस का एक टॉपिक है लास्ट पेज में। स्टार बीटल ग्यूस, ये ये लिख लो, ये नाम लिख लो, बीटल ग्यूस। स्टार बीटल ग्यूस। बस ये स्टार का नाम याद रखना, 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, एक्सप्लोड करेगा ये। तो हम पहली बार जो है वो एक रेन जो है वो डिटेक्ट करेंगे न्यूट्रिनोस के। तो आपको पता है ना न्यूट्रिनोस जो है वो क्या है, ये लिख लो न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनोस, न्यूट्रिनोस बेसिकली लाइट पार्टिकल्स होते हैं एक प्रकार के, धरती के नीचे भी हर जगह पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे यूनिवर्स में। आज की डेट में भी साइंटिस्ट रिसर्चर इसकी रिसर्च कर रहे हैं। हम लोगों के आसपास में ही इतनी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिनोस है, बट वो हमें दिखाई नहीं देते, ये सिर्फ दिखाई देंगे डार्क एरिया पे, एक्सट्रीम डार्क एरिया। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर जैसे ही ये फटेगा स्टार, बहुत सारे न्यूट्रिनोस बिखरेंगे और उसके बाद फिर स्टार जो है वो ब्राइट हो जाएगा, चमकने लगेगा। फिर कुछ समय बाद ये शाइन करेगा और फुल मून की तरह जो है इसका शाइन हम लोग को नजर आएगा। ये किस कॉन्स्टिलेशन में है? तारामंडल में ओराइन, ओराइन तारामंडल में है ये बेसिकली स्टार बीटल गियोस, राइट? तो ये ध्यान में रखना। तो ये बोल रहे हैं कि ये फटेगा, फटेगा तो फिर न्यूट्रिनोस बिखरेंगे और न्यूट्रिनोस बिखरने के बाद फिर ये चमकेगा। बस सिंपल सी चीज, बस ये ध्यान में रखो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये एक टॉपिक आया कि ग्राउंड वाटर जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, वो धरती के टिल्ट को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। धरती जो टिल्टेड है ना हमारी हल्की सी, तो उस टिल्ट को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। जितना भी ग्राउंड वाटर हम लोग धरती के नीचे से जो है पंप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये धरती के टिल्ट को जो है वो, धरती के एक्सेस जो टिल्ट को 80 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ जो है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज जो ये नोट्स मैंने आपको जो होमवर्क टास्क के तौर पर ये 8-9 टास्क दिए हैं, तो उस टास्क को जो है वो आपको पूरा का पूरा फिनिश अप करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अब आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, वहां पर अपना नोट्स जो है वो डालना है। अपने नोट्स 21 दिन तक रेगुलरली आप नोट्स डालोगे, 21 डेज तक आप रेगुलरली नोट्स डालोगे, तो आपको मेरी तरफ से जो है वो एक प्राइज मिलेगा। अब वो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, वो सरप्राइज है, सरप्राइज प्राइज है। 21 दिन तक कंटिन्यू रखो, और ऐसा नहीं होना चाहिए मैं रोज डेट वाइज जो है वो, बाद में जैसे ही आपका 21 दिन कंप्लीट होगा आप बताओ मुझे, इस नंबर पर बताओ 21 डेज टारगेट फिनिश। तो जैसे ही वो फिनिश होगा उसके बाद हम चेक करेंगे टीम आपके नाम से, और फिर हम चेक करने के बाद आपको प्राइज भेजेंगे। तो दैट इज योर मोटिवेशन टू स्टडी रेगुलरली एंड चैलेंज ऑल्सो। लेट्स टेक 21 डेज चैलेंज। चलिए, फिर अभी नेक्स्ट जो आपकी क्लास हो रही है, अभी 36 हो रहा है, 11:30, 11 बजे शार्प, 11 बजे शार्प स्टेट पीएससी की क्लास कंडक्ट होगी। 11 बजे शार्प स्टेट पीएससी की क्लास कंडक्ट होगी। चलो, जय हिंद।